हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू आवर चैनल डेवलपिंग माइंड। तो आज हम सीबीएसई आईटी का सैम्पल पेपर क्लास 10th का पार्ट 2 करने वाले हैं। यदि आप पार्ट 1 ना देख पाए हैं तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे जाकर विजिट करें और सॉल्यूशन देखें और आप भी प्रैक्टिस करते रहें। और यदि आपके पास आईटी का सैम्पल पेपर नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे भी जाकर डाउनलोड कर ले और साथ में प्रैक्टिस करते रहें। और एक और इन्फॉर्मेशन, यदि आपको आईटी का सिलेबस जो टर्म 2 में आने वाले चैप्टर्स और यूनिट है उसके बारे में नहीं पता है तो उसका भी वीडियो बन चुका है और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे भी जाकर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि ऑलरेडी 1 to 12 कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, मीन्स 6 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन हमें बनाना है। तो जो 13वां क्वेश्चन है वो है लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग। मीन्स जो नेटवर्किंग से रिलेटेड या फिर उससे जो एडवांटेज है उसका क्या विशेषता है नेटवर्किंग का हमारे लाइफ में, या फिर जो हम चैप्टर्स में पढ़े हैं उसके बारे में आप जो समझते हैं वो लिख देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है। लिस्ट एनी 4 एडवांटेज एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। 4 एडवांटेज: फर्स्ट डेटा शेयरिंग, सेकंड फाइल ट्रांसफर, 3 यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, 4 इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। तो पहला, जैसा कि अगर हम कोई डेटा बनाते हैं अपने टेबल के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में या पीपीटी के फॉर्म में और हम चाहते हैं कि वो दूसरे को हम शेयर करें तो नेटवर्क के माध्यम से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र, यदि हम किसी प्रकार का फाइल बनाते हैं, कोई वीडियो का, म्यूजिक का फाइल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हम दूसरे लोग को शेयर करें तो उसे हम नेटवर्क के हेल्प से शेयर कर सकते हैं। यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन की दोज एप्लीकेशन विच इज़ वर्कड ऑन नेटवर्क, जो नेटवर्क के प्रिंसिपल पर और नेटवर्क के हेल्प से ही वर्क करता है, उस एप्लीकेशन को चलाने में नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे यूट्यूब भी चल रहा है तो वो नेटवर्क बेस्ड ही है, अगर उसमें नेटवर्क ना हो तो यूट्यूब नहीं चलेगा। और जो चौथा पॉइंट है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। तो इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का मतलब हो गया कि हम इंटरनेट से दूसरे लोग से कनेक्ट रह सकते हैं और उनसे जुड़े रह सकते हैं। इंटरनेट का भी नेटवर्किंग से ही रिलेट होता है, क्योंकि इंटरनेट में नेट जो शब्द है उसका मतलब ही नेटवर्क होता है। तो यही हुआ 13वां क्वेश्चन का आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस, गिव 1 एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप्स। तो यहाँ पे जो वायर्ड एक्सेस नेटवर्क होता है और वायरलेस एक्सेस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है और एक एग्जांपल लिखना है। तो मैं ज़्यादा बेहतर मानता हूँ कि यदि हम अगर डिफ्रेंशिएट करना आए तो उसे अगर बॉक्स बना कर लिखे तो जो हमारा एग्जामिनी होगा और जो चेक करने वाला होगा उसे आसानी से समझ में आएगा। तो वायर्ड एक्सेस का सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है इट यूजेज फिजिकल केबल्स ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। मीन्स अगर किसी भी डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना होता है और अगर वायर्ड एक्सेस है तो उसे वायर्ड लगाकर, जैसे अगर हमें किसी, आज भी अगर देखता हूँ कि हॉटस्पॉट वाईफाई का यूजेज होता है, लेकिन अगर पहले के ज़माने में देखें तो वायर्ड लगाकर, जैसे हम घर में सिग्नल आना होता है, हमें टीवी देखना होता है तो उस पर हम वायर्ड लगाकर देखते थे। लेकिन आज देखिए, आज तो इंटरनेट में वायरलेस हो गया है, तो वायरलेस से हम आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसमें वायर का भी कोई यूज़ नहीं होगा। और वायरलेस में भी एज यूजुअल डिफरेंस है, जस्ट इसका अपोजिट, इट डज नॉट यूज़ वायर फॉर डेटा और वॉइस। मतलब कि अगर डेटा ट्रांसफ़र करना होगा अगर हमें वायरलेस एक्सेस के थ्रू करेंगे तो उसमें वायर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल फॉर वायर्ड एक्सेस, जैसे कि डायल अप, डीएसएल और केबल इंटरनेट एक्सेस एंड सो ऑन। ये 2-3 एग्जांपल लिख दोगे तो सही है। और फिर इसका वायरलेस का डीएसएल, केबल, मॉडेम, ब्रॉडबैंड, वायरलेस ब्रॉडबैंड भी देखते होंगे आप कई जगह पे, वाईमैक्स एंड एक्सेट्रा। और ये हो गया वायरलेस एक्सेस का एग्जांपल और वायर्ड एक्सेस का 2 पॉइंट, और 2-2 पॉइंट लिखने हैं तो 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 15th है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ISP विथ रिस्पेक्ट टू वेब एप्लीकेशन, नेम एनी 2 कनेक्शन टाइप्स दैट होम यूजर्स यूज।
तो अगर हम इसका फुल फॉर्म अगर पता कर लें कि इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP, तो हमें आसानी से उस अगर पता कर ले, बहुत सारे चीज़ को अगर आप अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया उसका फुल फॉर्म अगर पता कर लेना, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो खुद ही उसका डिफिनेशन या फिर वो शब्द का खुद सेल्फ एक्सप्लानेटरी बन जाता है। जैसे ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे देखिए कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसी को हम ISP कहते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे एक आंसर देख लेते हैं। एन ISP और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स अस विथ एक्सेस टू द इंटरनेट थ्रू अ डायल अप और वायरलेस कनेक्शन और WiMAX ब्रॉडबैंड एंड सो ऑन। उसी को हम कह देते हैं ISP हम उसी को कह देते हैं कि, और भी अपने शब्द में लिख सकते हैं कि ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड इंटरनेट टू अस थ्रू डिफरेंट मीडियम लाइक डायल केबल और DSL और केबल मॉडेम एंड सो ऑन। तो 15वां का आंसर ये हुआ। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है उस क्वेश्चन कह रहा है हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल फील्ड इन अ डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स एंट्री रिक्वायर्ड और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ये दरअसल देखें तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है। तो एंट्री रिक्वायर्ड और डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बीच में हमें डिफरेंस पता करना कि ये डिफरेंस है क्या करना। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल फील्ड इन अ डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स एंट्री रिक्वायर्ड और डिफ़ॉल्ट वैल्यू का जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एंट्री रिक्वायर्ड ऐसे अगर दोनों शब्द को हम अगर इसे ना भी देखें और सिर्फ सोचें एंट्री रिक्वायर्ड मीन्स कि वैसा वैल्यू और वैसा डेटा जिसे हमें इंटर करना पड़े, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैसा जो ऑलरेडी उसमें सेटअप हो, उसी को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू और एंट्री रिक्वायर्ड। एक बार हम पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट। इफ सेट टू यस देन इट विल नेसेसरी फॉर द यूजर्स टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड विच मीन्स दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। यदि अगर हम एंट्री रिक्वायर्ड वैल्यू का ऑप्शन सिलेक्ट कर दें और उसमें अगर यूजर्स चाहता है कि हम उसमें वैल्यू ना दें, तो वो जो डेटा या फिर जो भी वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा होगा और उस पर हम अगर एंट्री रिक्वायर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर दें, वहाँ पे कोई वैल्यू को या डेटा को ना पुट करें, तो वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। इट शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ़ यूजर्स डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल। यदि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ऑप्शन है तो अगर यूजर्स कोई वैल्यू सिलेक्ट ना भी करे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कोई ना कोई वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान के चलिए 1 सिलेक्ट है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक 1 पुट हो जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगर आप चाहते हैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो 13 से 16 तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोक दो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं सेक्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक्सप्लेन इट्स एनी टू पर्पस। तो ये जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है और उसका यूज करने का क्या पर्पस होता है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज a RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच इट इज़ यूज टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन रिलेशनशिप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक तरह का जो फंक्शन है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि डेटा का जो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, ताकि वो अच्छा से जो डेटा को हम रिलेट किए रिलेशनशिप में रखें वो अच्छा से रहता है, सेफ एंड सिक्योर। और जो इसका क्या पर्पस है इसका यूज करने के पीछे, तो पहला पॉइंट है रिकॉर्ड कैन बी एडेड टू अ रिलेटेड टेबल इफ़ देयर इज़ नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। मीन्स जो हम अगर रिकॉर्ड्स
चाहते हैं कि ऐड करना, रिकॉर्ड्स कैन बी एडेड टू रिलेटेड टेबल, जो अगर हम जैसे एक टेबल, हम जो मेन टेबल है और उसको हम रिलेट किए हैं, इफ़ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन प्राइमरी की टेबल, और प्राइमरी की टेबल में कोई प्रकार का रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि एक और जो टेबल है, उस रिलेटेड टेबल, उसमें हम रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, तो उस हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के हेल्प से हम ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हैं वेदर द रिकॉर्ड अवेलेबल इन प्राइमरी की टेबल और नॉट। और जो दूसरा पर्पस, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल इफ देयर आर एनी मैचिंग रिकॉर्ड अवेलेबल इन एसोसिएटेड टेबल, मीन्स जो अगर रिकॉर्ड जो प्राइमरी की टेबल से डिलीट भी हो गया है और वो रिकॉर्ड जो हमारा रिलेटेड टेबल है उससे मैच कर रहा है और हम चाहते हैं कि उसमें रह जाए ऑटोमेटिक, तो हम अगर इसे यूज करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो उसमें ऑलरेडी रहेगा। तो ये हुआ दो पर्पस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का डिफिनेशन और भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द कॉलम एंड डेटाबेस ऑफ अ टेबल एयरलाइंस मेंशन एटलीस्ट 4 कॉलम विथ डेटा टाइप्स। तो इसमें है कि ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही आया क्वेश्चन। तो इसमें है कि जैसे हम कोई भी जैसे टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाते हैं, टेबल का कुछ ना कुछ डेटा टाइप होगा, तो उसी के बारे में हम लिख देना। जैसे यहाँ पे एयरलाइंस, तो एयरलाइंस में और क्या क्या होता है, जैसे फ्लाइट नंबर 1 2 3 4, तो आप फ्लाइट नंबर को आप नंबर के भी फॉर्म में ले सकते हैं और टेक्स्ट में, जैसे अगर आप ONE यूज करेंगे तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में, अगर 1 यूज करेंगे तो नंबर के फॉर्म में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज, यहाँ पे आप नंबर भी लगा सकते हैं। फिर नंबर ऑफ पैसेंजर वो भी संख्या के फॉर्म में रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे रहेगा। तो इंटीजर्स हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। तो उसे हम नंबर ऑफ पैसेंजर को 1 2 3 4 में लेते हैं, इसलिए इंटीजर्स के फॉर्म में रहेगा। और जो तीसरा है एयरलाइंस को हम टेक्स्ट में, जैसे एयरलाइंस जैसे डिफरेंट तरह का एयरलाइंस होगा, तो अगर हमें उसके बारे में लिखना होगा तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में। अराइवल टाइम तो डेट और टाइम ही पे रहेगा ना, क्योंकि वो कब अराइव होगा, उसका कब आगमन होगा, और उसका जो समय, आगमन का समय क्या है, डेट क्या है, तो डेट और टाइम के फॉर्म में रहेगा। और जो डिपार्ट मीन्स कब वो प्रस्थान करेगा, तो उसको भी हम डेट और टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, और 18th यहाँ पे हुआ समाप्त। तो चलिए अब हम जो IT सैम्पल पेपर का लास्ट सेक्शन, जो कि 19 से 21 तक उसका क्वेश्चन है, वो अब हम करेंगे। तो मुझे इसका जो केस बेस्ड जो था फॉर्मेट, वो थोड़ा सा लॉन्ग लगा, तो उसे मैं नहीं बल्कि सिर्फ क्वेश्चन को उतारा हूँ। आप सैम्पल पेपर लेकर बैठे हो तो उसे ज़रूर देखते रहें, और हम भी फ़ोन की हेल्प से क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट असाइन टू देम बाय देयर टीचर। मीन्स राहुल और अमित को स्कूल प्रोजेक्ट मिला है और दोनों को काम करना है उस प्रोजेक्ट पे। दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेजिंग टू ईच अदर एंड ऑल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आफ्टर स्कूल आवर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो दोनों को, जैसे कि अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और 2 लोग रहते हैं और दोनों का 2 अलग अलग जगह पे घर है, तो हम दोनों कैसे कांटेक्ट में रहें, तो उस कांटेक्ट के लिए हम क्या क्या ज़रूरत होगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना होगा जैसे स्कूल आवर के बाद, और इंस्टेंट मैसेज तो कैसे कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, जो कंटेंट है कुछ लिया हुआ, उसी से क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज़। मतलब कि कोई ऐसा 4 इंस्टेंट मैसेजिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसे यूज करके वो दोनों काम कर सकते हैं। तो पहला गूगल टॉक के माध्यम से कर सकते हैं, स्काइप के माध्यम से, फिर जूम के माध्यम से, फिर याहू मैसेंजर। तो ये और भी कई सारे इंस्टेंट मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिसके माध्यम से वो कर सकते हैं। और जो 19 का जो दूसरा क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर लिस्ट 4 हार्डवेयर्स दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब कि जो कंप्यूटर्स को छोड़कर जो और भी कई हार्डवेयर जिससे वो दोनों
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते, जैसे वेब कैमरा के माध्यम से, माइक्रोफोन, स्पीकर के माध्यम से दोनों बातचीत कर सकते हैं, हेडफोन से। तो कम से कम जो 4 ठो जो लिखना था वो लिख सकते हैं, हेडफोन, स्पीकर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, और भी कई सारे चीज़ हो गए वो आप ऐड कर सकते हैं जो आप जानते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 20 का जो केस बेस्ड है मैं वो पढ़ देता हूँ, आप भी अपने सैम्पल पेपर में देखते रहेंगे। राहुल हैज़ परचेस्ड सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट, ही हैज़ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, हेल्प बाई आंसरिंग दिस फॉलोइंग क्वेरीज। तो उसे स्टेशनरी सामान जैसे किताब, कॉपी हो गया, उसे ख़रीदना है ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से, और उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है। तो उसे कुछ समस्याएं आ रही हैं और उसी को हम वही क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है और उसी का हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो जो 20 का जो पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 2 ऑप्शन दैट ही कैन यूज़ टू मेक पेमेंट ऑफ हिज बिल ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। तो जो कोई ऐसा दो उसे ऑप्शन बताना है जिससे कि वह ऑनलाइन वेबसाइट जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है उसे पेमेंट कर सके। तो फ़ोन पे हो गया, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, डेबिट कार्ड, अमेजोन पे, और जो भी बहुत प्रकार के अभी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट उसी से करना है जो भीम यूपीआई से वेरीफाइड हो, मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस से जो वेरीफाइड हो उसी से यूज करना है, क्योंकि वो सेफ़ एंड सिक्योर का गारंटी देता है, ना कि दूसरा से। तो फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम के माध्यम से वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका है, नेम एनी 2 सिचुएशंस वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। मीन्स जो ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करने जाते हैं तो उसका क्या यूजफुल है, क्या एडवांटेज है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। तो जैसा पहला पॉइंट में, अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट अ स्टोर। मीन्स जो कस्टमर है उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि वह स्टोर पर जाकर सामान लाए, इतना करे उसे। और दूसरा पॉइंट हो गया, विजिटिंग अ स्टोर इज़ अ मोर एक्सपेंसिव दैन बाइंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। कि स्टोर पर जाकर जो हम अगर सामान खरीदते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन मंगाते हैं तो थोड़ा चीप मिलता है, सस्ता मिलता है। और भी कई पॉइंट लिख सकते हैं कि हमें वहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर सामान ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। और भी जो आपके दिमाग में आता हो लिख दें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है, ये आप ही के सिचुएशन के अनुसार इसे लिखना है। और जो तीसरा क्वेश्चन, नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट। तो यहाँ पे नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट, जो 2 ऐसा जो ट्रांजेक्शन करने के लिए जो काम आता है वेबसाइट, उसी के बारे में लिखना है। तो एक हो गया फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग भी करके ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, और अमेजोन पे, और फिर मिंत्रा। तो यहाँ पे भी वही है, वेबसाइट का जो करना है। और फिर जो चौथा क्वेश्चन है वो, राइट द फुल फॉर्म ऑफ COD इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग। मीन्स जो चौथा क्वेश्चन है COD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, COD। तो COD का फुल फॉर्म हो गया कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे तब आप देखते होंगे कि वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, फिर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन। तो कैश ऑन डिलीवरी का फुल फॉर्म है COD का फुल फॉर्म कैश ऑन डिलीवरी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, जो कि जिसमें एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल को आप देखिए और समझिए। मैं उसमें थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि वो टेबल क्या है। तो उस टेबल में देखिए टीचर्स का टेबल बना हुआ है, और उसमें टीचर्स का नंबर दिया हुआ, जैसा नंबर सीरियल नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8 तक दिया हुआ है। फिर उनका नाम दिया हुआ है, जुगल, प्रतिज्ञा, संदीप एंड शिव ओम एंड सो ऑन, एंड एज दिया हुआ है सारे टीचर्स का। फिर सब्जेक्ट मीन्स वो टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिर डेट ऑफ ज्वाइन दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, और जेंडर दिया हुआ है। तो इस टेबल में ये आती है, और इसी टेबल के माध्यम से हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करना है, जिसमें हमें लिखना है राइट टू SQL कमांड। SQL कमांड को हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट IT टीचर। मीन्स इसमें लिखना है कि जो भी IT के टीचर्स हैं वो सारे के बारे में हमें
इन्फॉर्म मतलब वो एसक्यूएल कमांड यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं कि क्या हम वहाँ पे टाइप करें जो सारे आईटी का टीचर का जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाए। तो हम लिख सकते हैं स्लैश स्टार ऊपर लगाकर फ्रॉम द टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज और कंप्यूटर कैपिटल में लिख देंगे। तो अगर ये कमांड डालें तो हमारे जो सारे आईटी के जो टीचर हैं वो वहाँ पे दिखने लगेंगे कि कौन कौन से आईटी टीचर है। जैसा कि इस टेबल में है कि आईटी के टीचर जुगल हैं और फिर और कौन हो गए शिव ओम। तो ये 2 टीचर का नाम दिखने लगेगा और इनके बारे में डिटेल्स दिखने लगेंगे कि वो कितना साल का है। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज़ मोर देन 40 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। ये क्वेश्चन नंबर दरअसल 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप अपने सैम्पल पेपर में। आगे हम 3 पे ही कर लेते हैं फिर 2 पे कर देंगे। टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज़ मोर देन 40 ईयर्स, मतलब कि वो टीचर जिनका एज 40 साल से ज़्यादा है उसे डिस्प्ले करने के लिए हम क्या एसक्यूएल कमांड डालें। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 40 ईयर्स। तो ये कमांड डालेंगे तो सारे जो टीचर्स 40 ईयर्स के हैं वो आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसमें 40 ईयर्स के ऊपर हैं सती, श्याम, शिव ओम, बस यही टीचर के बारे में आने लगेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 टू 35,000, मीन्स वो टीचर जिनका सैलरी 20,000 से 35,000 तक है उसे डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कमांड डालेंगे। तो सिलेक्ट फ्रॉम द टीचर्स वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 35,000 डालेंगे तो सारे टीचर्स का वो डिस्प्ले करने लगेगा जो जिनका सैलरी 20,000 से 35,000 के बीच में है। और जो चौथा क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन वो कह रहा है टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मीन सारे टीचर का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे जिसका नाम ए से होगा वो सबसे पहले, जिसका नाम बी से होगा दूसरा, तो उसी तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखने लगे। तो उसके लिए हम डालेंगे सिलेक्ट फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय नेम। तो जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसी के बारे में दिखने लगेगा और ये कमांड डालेंगे तो जो हमारा जो क्वेश्चन है टू डिस्प्ले वो होने लगेगा। तो चलिए आज का सैम्पल पेपर जो आईटी का है वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आप पार्ट 1 ना देख पाए हैं उसका सॉल्यूशन तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो कि आप जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और होप हो कि आपके लिए ये जो सैम्पल पेपर है टर्म 2 के लिए बेहतरीन और मददगार साबित होगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।